नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम सब्जेक्ट से आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस प्रकार से फिशर ने मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो दिया था और उसमें बहुत सारी खामियां निकाली गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा। और उन खामियों को दूर करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ ने मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो दिया, जिसे हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो जिक्र किया था वो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार मुद्रा की मांग क्या होती है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य का निर्धारण होता है और मुद्रा की पूर्ति कैसे तय होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा की मांग। हमने देख ली कि मुद्रा की मांग संचय के हिसाब से परिवर्तित होती है या संचय के हिसाब से मापी जाती है। तरलता कितनी पसंद है उपभोक्ता को, उसके हिसाब से हम मुद्रा की मांग को तय करते हैं। वहीं मुद्रा की पूर्ति का जो इन्होंने अपने इक्वेशन में बताया है कैम्ब्रिज वालों ने कि मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा के उस स्टॉक से। देखिए, अगेन देयर आर द टू कॉन्सेप्ट, वन इज स्टॉक एंड फ्लो इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो ये मुद्रा का जो पूर्ति है इसको ये स्टॉक से मान रहे हैं कि फ्लो से। तो स्टॉक का मतलब जो एक समय पे उपलब्ध हो। तो इसमें लिखा मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा के उस स्टॉक से जो किसी विशिष्ट समय बिंदु पर उपलब्ध होती है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों में मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय किसी दी हुई समय अवधि में मुद्रा के प्रवाह से नहीं बल्कि उसके स्टॉक से लिया। यहाँ प्रभाव के बजाय आप इसको प्रवाह पढ़ें कि मुद्रा के प्रवाह से नहीं बल्कि उसके स्टॉक से लिया। स्टॉक का मतलब कि किसी समय बिंदु पे आपके पास खुद के पास कितनी है, बैंक्स में आपका कितना पैसा पड़ा है, न कि उससे कि आपका कितना जो सर्कुलेशन में मनी है। तो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में ये कहा है कि जो मूल्य स्तर है अथवा जो मुद्रा का मूल्य है, यानी जो वस्तु का मूल्य है और जो मुद्रा का मूल्य है, वो उसको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो हैं मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में जो संतुलन होता है उसके आधार पर ही मुद्रा की क्रय शक्ति को मापा जाता है और वस्तुओं के मूल्य को देखा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो कि मुद्रा की मांग यहाँ पे हम किसको डिनोट करेंगे। मुद्रा की मांग राष्ट्रीय आय का वह भाग होता है जिसे समाज उपभोग करने की इच्छा रखता, उपभोग करता है वो नहीं, उपभोग करने की इच्छा रख रहा है कि हमको इतनी सामान की आवश्यकता होगी। गॉट इट। तो कितना राष्ट्रीय आय का या कितनी राष्ट्रीय जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उनमें से कितनी वस्तुओं का उत्पादन के उपभोग करने की समाज की इच्छा है, उसको हम मुद्रा की मांग में शामिल करेंगे। तो देखिए, मुद्रा की मांग में परिवर्तन बहुत फ्रिक्वेंट होता है, बहुत ही जल्द हो जाता है, क्योंकि जो उपभोक्ता की आवश्यकताएं होती हैं, जो उनके विचार होते हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। उनके उपभोग करने की इच्छा में कमी या आप यूँ कह सकते हैं बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं जो दूसरी ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है देश की सरकार और देश की जो मौद्रिक नीति बनाने का जो दायित्व है। अगर हम भारत की बात करें तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी केंद्रीय बैंक है। उसी प्रकार से सभी देशों में जो वहाँ की केंद्रीय बैंक होती है उनके ऊपर उस देश की मौद्रिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो देश में जो मुद्रा की पूर्ति होती है उस पर नियंत्रण सरकार और जो आपकी केंद्रीय बैंक है उसकी मौद्रिक नीति का प्रभाव पड़ता है।
जिसमें कि परिवर्तन की संभावना बहुत ही कम रहती है, इतना फास्ट या इतना फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं आती। तो मुद्रा की पूर्ति तो लमसम लगभग वही बनी रहती है, लेकिन मुद्रा की मांग में जो उपभोग करने की इच्छा है, जो तरलता बनाए रखने की इच्छा है, उसमें परिवर्तन होना की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग के द्वारा मुद्रा के मूल्य स्तर और वस्तु का मूल्य स्तर तय होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, यहाँ पे मैं देखो ये जो राष्ट्रीय आय है ये आपको वस्तुओं और सेवाओं में बता रहे हैं, न कि उसको डिनोट कर रहे हैं हम मुद्रा के अंदर। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय है, हम ये मानते हैं कि किसी देश की 5000 वस्तु और सेवा है। कितनी है? 5000 यूनिट्स ऑफ गुड्स है। और जो समाज है वो इनका केवल 1/5 भागों का उपभोग करना चाहता है। तो तरलता कितनी की आवश्यकता है? 1000 वस्तुओं का उपभोग करने की इच्छा है समाज की। तो इसका मतलब है कि उनको जो मुद्रा तरलता में चाहिए वो उतनी ही चाहिए जितनी कि 1000, जिसमें कि 1000 वस्तुओं को खरीदा जा सके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देश में जो कुल मुद्रा की पूर्ति है उस समय बिंदु पे जब आपकी 1000 वस्तुओं को उपभोग करने की इच्छा है, उस वक्त मुद्रा की पूर्ति 10,000 रुपये है। तो किस प्रकार से मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य तय होता है? तो देखिए, मुद्रा का मूल्य हम बाद में देखेंगे, पहले हम वस्तु का मूल्य देख रहे हैं कि वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है। तो 10,000 रुपये की मुद्रा की पूर्ति है, अवेलेबल है मुद्रा आपके लिए, और 1000 वस्तुओं को आप उपभोग करना चाह रहे हैं। तो जो मूल्य होगा उस वस्तु का वो लगभग 10 रुपये होगा। और मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी होगी? हम जब ये देखते हैं कि 10,000 में हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो 10,000 में हम 1000 वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो 1/10 ये मुद्रा की क्रय शक्ति होगी। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है कि जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें परिवर्तन होने की संभावना कम रहती है, जबकि मुद्रा की जो मांग है उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो जाते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जो समाज है उसमें तरलता ज़्यादा रखने की इच्छा है, वो वस्तुओं को ज़्यादा उपभोग करना चाह रहे हैं। 1/4 भाग जो हमारी राष्ट्रीय आय जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनका रखना चाह रहे हैं, तो 5000 का हम 1/4 लें तो वो 1250 वस्तु को तरलता में रखना चाहते हैं। देखिए, मुद्रा की पूर्ति हुई है, वस्तुओं की संख्या बढ़ के तरलता की इच्छा बढ़ के 1250 हो गई। तो इस स्थिति में जो प्राइस होगा वस्तु का वो 8 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10,000 आपके पास अवेलेबल है फंड, मुद्रा की पूर्ति है, 1250 को आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे जो वस्तु का मूल्य है वो घट के 8 रुपये हो गया है। और मुद्रा की क्रय शक्ति देखिए, पहले 10,000 रुपये की मुद्रा में आप 1000 वस्तुओं को खरीद पा रहे थे, अब आप 10,000 रुपये के अंदर 1250 वस्तुओं को खरीद पाओगे। तो आपकी जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो बढ़कर 1/8 होगी। इसको आप जब पॉइंट में डिनोट करोगे तो आपको डिफरेंस आ जाएगा कि पहले वाले में जब 0.10 थी वो अब बढ़ के 0.125 हो चुकी है। तो ये जो चीज़ है कि मुद्रा का जो क्रय शक्ति है और वस्तु का जो मूल्य है उसमें एक विपरीत संबंध रहता है। वो हमने यहाँ पे भी देखा है कि किस प्रकार तरलता की इच्छा बदलती है। देखिए, जब तरलता की इच्छा बदलती है, तरलता ज़्यादा रखना चाहता उपभोक्ता, तो मुद्रा का तो मूल्य बढ़ता है लेकिन वस्तु का मूल्य घट जाता है। वहीं पे जब कोई उपभोक्ता तरलता कम करना चाहता है, तरलता कम रखना चाहता है, तब उस समय मुद्रा का मूल्य तो घटेगा लेकिन वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। वो ये चीज़ हमने इस एग्जाम्पल में समझ ली। तो किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज वस्तु का मूल्य और मुद्रा की क्रय शक्ति का निर्धारण होता है। इसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों ही फैक्टर्स को हम शामिल करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैम्ब्रिज में जो इक्वेशन दिए उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग इक्वेशंस दिए हैं। तो किस अर्थशास्त्री ने अपना क्या इक्वेशंस दिया है उनका हम जिक्र करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।